से जाने के ढाका में जो कुछ भी गतिविधि 2024 अगस्त महीने में हुई थी, उसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई कहां? पेरिस में। और फिर 26 मई 2026 की रात्रि को 10 बजे के बाद अमेरिकी राजदूत से मीटिंग करने के बाद 27 मई के अहले सुबह मोहम्मद यूनुस टर्किश एयरलाइंस से पहुंच जाते हैं पेरिस। और 3 जून को उनकी वापसी की बात हो रही है कि 3 जून को वो वापस ढाका लौटेंगे। तो पेरिस में वो किनसे मुलाकात कर रहे हैं? जिनसे भी मुलाकात कर रहे हैं, क्या पेरिस MI6, CIA और ISI का अड्डा है? एक बात आप मान के चलिए कि इस एशियन खिता में, इस एशियन कॉन्टिनेंट के इस इलाके में जहां कहीं भी इस तरह की गतिविधि हो रही है, उसमें ISI के स्टूज जरूर शामिल होते हैं। वो लोकल हैंडलर के रूप में काम करता है। ISI कौन है? पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी। वो लोकल हैंडलर के रूप में काम करता है और वो इसलिए मुफीद हो जाता है क्योंकि एक विशेष धर्म से, एक विशेष आस्था वाले, एक विशेष संप्रदाय से उनका संबंध है और इन्हीं विशेष संप्रदायों की दोनों स्टेट में आबादी है और इनकी सरकारें हैं, विशेष संप्रदाय की सरकारें हैं। नाम के लिए ये डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, लेकिन डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है। इन दोनों देश में इस्लामिक ऑर्थोडॉक्स और एक सेमी तानाशाह की चलती है, वही सरकार चला रहे हैं। पाकिस्तान में तो पूरी तरह से सेना चला रही है और बांग्लादेश में भी सेना का उस तरह से दखल नहीं है, लेकिन सामने से दिख रहा है कि यह डेमोक्रेटिक सरकार है, लेकिन वहां बांग्लादेश की सरकार का कोई मतलब नहीं है। बांग्लादेश पे अमेरिका की सरकार चल रही है और अमेरिका का तात्पर्य यह है कि चाहे रिपब्लिकन की सरकार हो, चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार हो, अमेरिकी डीप स्टेट बांग्लादेश को चलाता है और उनको जब जब मौका मिलता है तब तब वो अपने हिसाब से बांग्लादेश को हाँकते हैं। शेख हसीना के ऊपर दबाव था कि सेंट लुइस मार्टिन आइलैंड उन्हें दे दिया जाए, अमेरिका को दे दिया जाए। क्यों साहब? सेंट लुइस मार्टिन पर दो की नजर थी, चाइना की भी नजर थी और अमेरिका की भी नजर थी। अमेरिका ने सीधा सीधा कहा कि हमें सेंट लुइस मार्टिन दे दो, हम यहां पर अपना बेस बनाएंगे। और अमेरिका की दिलचस्पी यह है कि सेंट लुइस को में बेस बना करके वो भारत पर नजर रखे और चाइना पर नजर रखे। चाइना को लग रहा है कि अगर अमेरिकी इंटरफेरेंस यहां पर हुई तो फिर हमारे लिए आने वाले दिनों में परेशानी होगी। तो चाइनीज भी धमकी देता है, बांग्लादेश को डराते रहता है और भारत अपने तरीके से एक सेफ डिस्टेंस बनाए रखते हुए बांग्लादेश को हमेशा यह चुनौती देता है कि आप इस तरह की कोई गतिविधि ना करें। लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद वैसे तो सामने से मोदी की तारीफ किया डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी डीप स्टेट के कान खड़े हो गए हैं। 50 वर्ष के बाद सत्ता का हस्तांतरण हुआ है पश्चिम बंगाल में, जो तथाकथित रूप से राइट विंगर सरकार है। राइट विंगर उनकी नजर में कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स सरकार है। किनकी नजर में? अमेरिकी डीप स्टेट की नजर में। अपने यहां उनकी रिपब्लिकन ऑर्थोडॉक्स सरकार है, उसको ऑर्थोडॉक्स नहीं बोलते हैं, वो रिपब्लिकन बोलते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार है तो उसको ये बोलते हैं हिंदूवादी ऑर्थोडॉक्स कॉन्जर्वेटिव सरकार। हिंदूवादी ऑर्थोडॉक्स कॉन्जर्वेटिव गवर्नमेंट बोलती है वेस्ट मीडिया, और वेस्ट मीडिया नहीं बोलती है, ये वेस्ट का डीप स्टेट बोलता है। मीडिया का वहां कोई मतलब नहीं है। मीडिया वो डीप स्टेट चलाती है, बड़े बड़े जाइंट्स चलाते हैं, जो बिजनेस जाइंट्स हैं, जो नैरेटिव बिल्ड करते हैं, जो नैरेटिव को स्प्रेड करते हैं पूरी दुनिया में। और वो जो बिजनेस जाइंट्स हैं उसके पीछे डीप स्टेट है, बल्कि वही डीप स्टेट है, उनके पीछे अमेरिकी इंटेलिजेंस है, अमेरिकी डिफेंस है। और अमेरिकी डिफेंस कुछ नहीं है, अमेरिकी डिफेंस कंपनी है।
अमेरिकी डिफेंस कंपनी अमेरिकी डिफेंस को इन्फ्लुएंस करती है, अमेरिकी डिफेंस कंपनी अमेरिकी इंटेलिजेंस को इन्फ्लुएंस करती है, अमेरिकी डिफेंस कंपनी अमेरिका की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है। इसलिए डीप स्टेट, अगर वहां पर अमेरिकी डिफेंस है तो समझिए डीप स्टेट वहां की लॉकहीड मार्टिन भी है, जो लॉकहीड मार्टिन डिफेंस के लिए हथियार बनाती है। तो लॉकहीड मार्टिन कंपनी को आप उससे अलग हट करके नहीं रख सकते हैं। अभी तो कहा जा रहा है कि लॉकहीड मार्टिन ने पूरा धन लुटाया था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, तो डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आते तो फिर ये बलवा करते ही करते, क्योंकि जो पैसा उन्होंने चुनाव में खर्च किया था वो पैसे कहां से उगाएंगे? तो मिडिल ईस्ट में हमला करवा दो, ईरान पर हमला करवा दो, यूक्रेन रसिया में वॉर करवा दो, भारत को डिस्टेबलाइज करके रखो, भारत पाकिस्तान में वॉर करवा दो, और पाकिस्तान को भी माल बेचो, भारत को भी माल बेचो। तो ये कहानी उनकी, ये है डीप स्टेट का पूरा तंत्र। इसे जिस दिन आप समझ लेंगे उस दिन आपको जियोपॉलिटिक्स को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि अमेरिकी डीप स्टेट है कौन। क्या वहां की खुफिया एजेंसी है? क्या वहां की डिफेंस है? नहीं, वहां की जो डिफेंस की बड़ी कंपनियां हैं, वहां की जो फार्मा की बड़ी कंपनियां हैं, जो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती हैं, जो पॉलिटिकल चंदे देती हैं, उसमें अधिकतर जो संख्या है वो डिफेंस कंपनी की है और दूसरा फार्मा कंपनी की है, और फिर तीसरे में फिर आईटी सेक्टर्स भी आते हैं। लेकिन आईटी तो अभी थर्ड पर है, फार्मा और डिफेंस ये दोनों आगे से लीड कर रहे हैं। एनर्जी वाले भी हैं, एनर्जी वाले भी हैं, पेट्रोलियम कंपनी भी है। ये सारी कंपनियां बड़ी कंपनियां हैं, इसीलिए रॉकफेलर की हो या लॉकहीड मार्टिन हो या रॉथसाइल्ड हो, ये सारे कुछ फैमिलीज मिलकर के डीप स्टेट बने हुए हैं, यही पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। अब ये डीप स्टेट का कौन सा स्टूज पेरिस में बैठा है जिस जिस मास्टर के पास मोहम्मद यूनुस पहुंचा है? खबर ये आ रही है मित्रों कि मोहम्मद यूनुस को तारिक रहमान की कैबिनेट में या तारिक रहमान की सरकार में कोई बड़ी भूमिका मिल सकती है। क्या मोहम्मद यूनुस एडवाइजर के रूप में अपॉइंट हो जाएंगे? मोहम्मद यूनुस का सरकार में शामिल होने का मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप का अपना एक एक्सटेंडेड मिनिस्टर अपॉइंट कर देना बांग्लादेश की सरकार में। मोहम्मद यूनुस और कुछ भी नहीं है, एक डोनाल्ड ट्रंप नहीं, अमेरिकी डीप स्टेट का एक स्टूज है, एक चमचा है, एक कठपुतली जिसको आप कहते हैं, कठपुतली है। तो कठपुतली को वो तारिक रहमान की सरकार में इंट्रोड्यूस करना चाहता है। तारिक रहमान ऐसे ही विदेश से आ गए, उनकी मां बीमार थी, उनको देखने के लिए आए, और फिर जब वो मां को वो देखे उसके 6 दिन के बाद उनकी मां की मृत्यु हो गई, और फिर वो माहौल बना, फिर वो इलेक्शन हुआ और इनकी पार्टी बीएनपी सरकार बना ली। ऐसा नहीं हुआ। MI6 ने पूरा ट्रेन किया, और पेरिस में ये सज्जन भी पेरिस से ही आए, पहले लंदन, लंदन से पेरिस, और पेरिस से यहां आए। रूट नहीं है, रूट तो है लंदन से पेरिस आप आ सकते हैं सीधे भारत आने के लिए, लेकिन पेरिस आराम का है, ठिकाना है अमेरिकी डीप स्टेट का। और इसीलिए पेरिस में मैक्रों को मॉक करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। उनको कभी कहते हैं कि तुम्हें चश्मे लगाने का शऊर नहीं है, तुम्हारी पत्नी तुमको लाइक नहीं करती है, इस तरह से हंसी उड़ाया जाता है। तो यूरोपियन यूनियन में पेरिस एक ऐसी जगह है, और ये सब मालूम है पेरिस को। अभी पेरिस जल रहा है। किस बात पर वहां पर जलना शुरू हो गया? फुटबॉल मैच में कोई जीता कोई हारा, कोई क्लब जीता हारा, इसको लेकर के सेलिब्रेट कर रहे थे, और सेलिब्रेशन इतना खुमार इतना बढ़ गया कि वो हिंसक हो गया, आगजनी हो गई, सड़क पर लगी गाड़ियों में आग लगा दिया। ये हालत हो चुका है पेरिस का, जो कुछ दिन पहले आपने लंदन में देखा होगा। तो डीप स्टेट कहां पर किस तरह से काम कर रहा है कहना मुश्किल है। हर स्टेट को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है। भारत की निगाह इस मीटिंग पर बनी हुई है। NSA डोभाल सतर्क हैं कि इन तीनों ने क्या गुल खिलाया है, अब इनका अगला दांव क्या होगा। हम बॉर्डर को मजबूत तो कर रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन उनके तरफ से तो हो ही रहा था। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब क्या था? मतलब ये था कि कोई बलवा करो तो ये जो लोग बाहर से आए हैं उनको आराम से सड़क पर उतारा जा सकता है, क्योंकि सरकार के खिलाफ बलवा करवाना है। अगर दिल्ली में मान लीजिए कि 30 लाख 35 लाख या 30-35 लाख अगर बांग्लादेशी हैं,
तो मरता क्या ना करता। उनको अगर ये लोग जिनके इशारे पर, जिनके दया पर, जिनके रहमो करम पर वो दिल्ली में रह रहे हैं, अगर उनको कहेंगे कि साहब कल सड़क को जाम करना है, वो उतर जाएंगे सड़क पे। ये होता है इन्फिल्ट्रेटर का असली मकसद। रोजगार, कमाई धमाई तो चल ही रहा है, लेकिन असली मकसद वो होता है कि वो उस देश के नागरिकता के भेष में, उस देश के नागरिक होने की आड़ में वो सड़क पर उतर करके एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ माहौल बनाते हैं कि देखिए जनता नाराज है वहां पर। बांग्लादेशी अगर दिल्ली की सड़कों पर उतर जाए 15 लाख, तो बाहर माहौल क्या बनेगा? और हमारे जो माहौल बनाने वाले लोग हैं वो क्या माहौल बनाएंगे कि देखिए जनता सड़क पर उतर गई है, मोदी के खिलाफ उतर गई है जनता। तो वर्तमान सरकार राहुल के खिलाफ उतर गई है जनता, वो किसी के भी खिलाफ हो सकती है। अभी मोदी सरकार में है तो मोदी के खिलाफ, कल राहुल सरकार में होंगे तो राहुल के खिलाफ। इस तरह से कंट्रोल किया जाता है। ये होता है इन्फिल्ट्रेशन का असली काम। और ये इन्फिल्ट्रेशन को जितना आप समझते हैं, हम और आप जितना समझ लेते हैं, अरे यार गरीब आदमी आए थे यहाँ पर रोटी रोजगार के लिए, हमें हमारी संवेदना, हमारी तो इतनी पुरानी सभ्यता है, हिंदू तो सबको आश्रय दिया है, आने दीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं, वो दिक्कत नहीं है। इतने तक भी बात रह जाती तब भी बात बन जाती, भारत किसी को नहीं भगाता। लेकिन असली खेल तो ये डीप स्टेट करते हैं, ये खुफिया एजेंसी करते हैं, ये इंटेलिजेंस एजेंसी का खुराफात चलता है कि किस देश को कब किस मोमेंट में डीस्टेबलाइज करना है, किस मुद्दे पर करना है। अभी महंगाई है, पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़े हुए हैं, हमारी अपनी आबादी को हम गैस नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जो दूसरी आबादी आई है उन्हीं को माहौल बना करके सड़क पर उतार देंगे, एंटी एस्टैब्लिशमेंट मूवमेंट शुरू हो जाएगा। इस तरह से कारोबार चलता है। तो भारत की नजर बहुत पुख्ता है। और ये यूनुस, ये जो बूढ़ा व्यक्ति है जिनको मैग्सेसे अवार्ड और फिर नोबेल प्राइज मिला है, ये यूं नहीं मिला है, यही सब करने के लिए मिला है। इनके ऊपर नजर रखना होगा। तारिक रहमान आए थे, उन्होंने कोशिश की कि भारत से ठीक ठाक संबंध हम बना करके चलें, क्योंकि उनको लग रहा था कि भारत से दुश्मनी लेना ठीक नहीं है, क्योंकि अमेरिका तो बाद में आएगा, भारत हमें पहले ही जहां पहुंचाना होगा पहुंचा देगा, मिनट नहीं लगेगा भारत को। तो वो ये चाह रहा था कि भारत से दोस्ती बना करके चले। वो हो सकता है दो मन हो सकता है कि वहां तो MI6 से ट्रेनिंग ले लिया हो, CIA से ले लिया हो, लेकिन यहां मन बदल गया हो। या हमारे रॉ वाले भी तो कम नहीं है, वो भी काम कर रहे होंगे, वो भी उनके दिमाग को बदलने के लिए काम कर रहे होंगे। तो अमेरिका को तारिक रहमान पर भरोसा नहीं है जितना भरोसा मोहम्मद यूनुस पर है। मोहम्मद यूनुस एक टेस्टेड प्लेयर है, इसीलिए मोहम्मद यूनुस 27 अगस्त को भाग गए पेरिस, और अब 3 जून को आएंगे तो कुछ ना कुछ वो खेल करने के लिए लौटेंगे। अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन भारत सरकार, भारत की खुफिया एजेंसी और भारत की रॉ और NSA दोनों चाक चौबंद है और इस खुफिया मीटिंग पर पूरी नजर बनाए हुए है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।